हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक, इसकी जो डेरिवेशन थी, ये पहले सीबीएसई में हुआ करती थी, बट अब इसके रिजल्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और सीबीएसई के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन अब एज सच वो नहीं रही सीबीएसई में, बट फिर भी हम इस डेरिवेशन को करेंगे और उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, फील आती है कि वो कैसे रिज़ल्ट कैसे बना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है electric field on the axis of a ring. Electric field on the axis of uniformly charged ring. Uniformly charged ring. रिंग, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है और उस पर मैंने चार्ज रख दिया। ये ऐसे रिंग है, मान लीजिए ऐसे, और इस पे मैंने चार्ज रख दिया, मतलब ये पूरे के ऊपर चार्ज है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। मान लीजिए ये मैंने ऐसे ये रख दिया एक्सिस, तो आपको इस एक्सिस पे ऐसे यहाँ 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 किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। आपको ये ऐसे दिखाया जाएगा, ये ऐसे, ये एक्सिस है, ये जो रेड कलर का पेन है और ये रिंग है। तो आपको इस पेन के ऊपर कहीं भी मान लीजिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सिस, जो सेंटर में से एक्सिस पास कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारा टास्क कि हमें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक रिंग है और इस पे टोटल चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। इसका मतलब Q चार्ज 2 पाई R लेंथ के ऊपर फैला हुआ है। सही है। अब मान लीजिए मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, ये DL। तो DL लेंथ पे यहाँ पे कितना चार्ज होगा? तो मेरे को पता है कि 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होगा। 1 यूनिट लेंथ पे चार्ज होगा Q/2 पाई R, और DL लेंथ पे कितना चार्ज होगा? Q/2 पाई R इंटू DL। तो ये मेरे पास बेसिकली DQ आ गया, ये छोटा सा चार्ज आ गया DQ। ठीक है, तो मैं ये इस रिंग पे ये छोटा सा टुकड़ा है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और मेरे के पास पूरे का पूरा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरे पास रिंग है ऐसे, ठीक है, और इसका ये एक्सिस है। किसी भी डिस्टेंस x पे जाके मैं एक पॉइंट लेता हूँ P, तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, और इस पे जो चार्ज है Q, इसी रिंग को मैंने ऐसे दिखा दिया, और ये छोटा सा टुकड़ा जो हमने लिया था DQ, वो DQ है। ठीक है, तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस होती है, तो ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब अगर ये x है और ये हमने गिवन है, हमें ये r है, तो ये कितना हो गया? √r² प्लस x²। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई DE, वो कितनी आई? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास KdQ/, ये इसका स्क्वायर r², क्योंकि चार्ज और पॉइंट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, r² प्लस x²। तो ये मेरे पास आ गया √r² प्लस x² का होल स्क्वायर, KQ/r² आ गया। अच्छा, अब DQ कितना है? DQ की वैल्यू पुट कर देंगे। DQ की वैल्यू पुट करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा KQ/DL/2 पाई R, और यहाँ पे आ जाएगा √r² प्लस x² का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो, इसके हम दो कंपोनेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं कोई भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट करेंगे। एक तो इधर आ जाएगा DE cos थीटा, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा DE sin थीटा। DE sin थीटा। अब मान लीजिए कि एक तो पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट में जब ये पॉइंट मैं कंसिडर करूँगा यहाँ पे नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगी? ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे। तो इसका एक कंपोनेंट मैं ऊपर करूँगा
और एक कंपोनेंट मैं इधर करूँगा, तो ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो बचेंगे कौन, सिर्फ डी ई कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड will be having two components, पहला डी ई साइन थीटा, दूसरा डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो डी ई साइन थीटा components will cancel each other। समझ आया, ये सारे कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पे है जो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा जो डी ई इस कंपोनेंट के साथ जुड़ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, और यहाँ पे दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे को सिंपली कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिर्फ बचेगा कौन मेरे पास, डी ई कॉस थीटा। तो हमारे पास जो बचा वो बचा डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो जो मेरे पास डी ई छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, वो आई मेरे पास, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वो मेरे पास आई, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगी डी ई कॉस थीटा। तो डी ई की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डी ई की वैल्यू जो हमने पहले लिखी थी, के क्यू डी एल अपॉन 2 पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से इस फिगर से कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा होता है हमारे पास एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। समझ आया, यहाँ पे मैंने इसको काटा क्यों नहीं था, क्योंकि ये चीज़ बनने वाली थी बाद में, मेरे को पता था ये। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा डी ई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा, और ये आ गया के क्यू अपॉन 2 पाई आर, ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। सॉरी, अंडर रूट नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं आएगा, ये बन जाएगा, क्योंकि 2 + 1 3 वैल्यू है, 3 1/2 आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, और ये x आ गया, और यहाँ पे जो dl है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और dl की इंटीग्रेशन क्या है, देखो ये छोटा सा dl था, अगर मैं पूरे पे करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, तो ये लिमिट इसकी लगा दूंगा 0। dl छोटे से छोटा 0 हो सकता है, बड़े से बड़े dl की वैल्यू क्या आ सकती है 2 पाई आर। अगर मैं पूरे का पूरा सर्कल ले लूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 0 से लेके 2 पाई आर, तो dl को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 2 पाई आर के क्यू एक्स अपॉन 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर। इसको सॉल्व करके जो आया वो 2 पाई आर आ गया, ये 2 पाई आर कट गया, तो मेरे पास फॉर्मूला आया के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये बहुत। पहले तो सीबीएसई में भी होता था, अब ये सीबीएसई से निकाल दी गई है पिछले साल, बट ये फार्मूला अभी भी हम यूज़ करते हैं, कभी कभी सीबीएसई में भी पूछ लेते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, नीट में, जेई में, और भी कई एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछी जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है। होप आपको समझ आया, यहाँ तक तो है सीबीएसई की बात। अब इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है वो चीज़, रिज़ल्ट आपको याद रखना है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, रिज़ल्ट आपको याद रखना है कि क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं x 0 कर दूं तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, इस फिगर में देखिए, अगर मैं x को 0 कर दूं तो मैं बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एक सर्कल के यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे, सोचो
ये फॉर्मूला आपको क्या बताता है, अगर इसमें मैं x 0 पुट कर दूंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये मेरे पास एक रिंग है, चार्ज रिंग है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। मान लीजिए मैं इस पे अनंत टुकड़े कर देता हूँ, छोटे छोटे, ये हर एक टुकड़े के एक ऑपोजिट टुकड़ा बैठा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, तो इसकी वजह से इधर होगी, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वजह से इधर होगी तो इसकी वजह से इधर हो जाएगी, इसकी वजह से इधर हो जाएगी, इसकी वजह से इधर हो जाएगी, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी सेंटर पे, 0। तो ये फॉर्मूला भी हमें क्या कहता है, 0। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस और करना है हमें, ठीक है। वो क्या करना है, देखो और दिखाता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे इसको कैसे पढ़ा जाता है। अब देखिए फॉर्मूला था जो मेरे पास, वो ये था दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड E on the axis of ring is equals to kqx upon upon x square plus r square raised to power 3/2। ये है मेरे पास फॉर्मूला। अच्छा, इसमें अगर मैं इफ़ x इज इक्वल टू 0 कर दूँ, मतलब मैं बिल्कुल सेंटर ऑफ द सर्कल पे आ जाऊँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0। और अगर x की वैल्यू मैं इन्फिनिटी पुट कर दूँ तो ये फॉर्मूला है जो नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस समथिंग, तो क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी एंड समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी 0 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिंग है मेरे पास ऐसे, और ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और अनंत पे भी 0 है, ठीक है। इन्फिनिटी पे जाके भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। इसका मतलब हमारे पास तो कुछ वैल्यू आई थी ना, इसका मतलब कोई पॉइंट है जहाँ पे जाके आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे, ये अब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी, वो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट पता करना है, ठीक है। तो हम वो पॉइंट पता करना चाहते हैं, पॉइंट on the axis of a ring where E is maximum, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। प्रॉब्लम समझ आई ना, क्योंकि सेंटर पे भी इस रिंग के 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है, तो कोई पॉइंट होगा जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 है, अनंत पे 0 है, तो ये बढ़ के इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ठीक है। तो कोई पॉइंट होगा यहाँ इस एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो वो x की वो वैल्यू ही फाइंड करनी है हमें जहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, कि रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पे जाके आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, उससे इधर और इससे इधर दोनों जगह आपको कम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ फाइंड करते हैं। अब फॉर्मूला है मेरे पास E इज इक्वल टू KQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। हमें पता है किसी फंक्शन का मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसको किसके साथ, किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तो मैं इसको, क्योंकि x वेरिएबल है मेरा, तो इसको मैं x के साथ डिफरेंशिएट करता हूँ, DE अपॉन DX इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, आपको शायद ये कोशेंट रूल पता हो, इसको मैं करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, और जो न्यूमिनेटर होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, वो KQ आ जाएगा, और ये चीज़ है जो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस आता है और KQX को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, फिर इसको नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस जगह पे 3/2 लिख लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 इज़ 1/2, और फिर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगी, और ये 0। अब ये जो चीज़ है ये आप +1 में सीख के आए हो, इसे कोशेंट रूल बोलते हैं। ये 2 ने 2 को मार लिया,
इसे हम कोशेंट रूल बोलते हैं। और जो डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर करते हैं, वो मैंने स्क्वायर कर लिया। फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखते हैं और न्यूमिनेटर की डिफ्रेंसिएशन करते हैं। के क्यू एक्स की डिफ्रेंसिएशन की तो के क्यू आ गया, नेगेटिव लिखते हैं। फिर जो डिनोमिनेटर था उसकी डिफ्रेंसिएशन करते हैं, न्यूमिनेटर को के क्यू एक्स को के क्यू एक्स लिख दिया। इस चीज़ की डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगी, 3/2 आगे आ जाएगा, आ गया। इसमें से एक वैल्यू कम कर दो, 1/2। फिर आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करूँगा तो 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, ये पूरे की पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। मेरे पास बचा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू, ये चीज़ इधर चली जाएगी, मैं एक शॉर्टकट बना रहा हूँ थोड़ा सा, के क्यू एक्स इंटू 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू 2x, ये चीज़ आ गया। तो के क्यू को मार लिया, ये इसके मैं नीचे ले आऊँगा तो 3/2 माइनस 1/2 कितना आता है, 2। 3/2 माइनस 1/2 कितना आ गया, 1। हाँ 1 आ गया। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ बच गई। तो इधर क्या बचा मेरे पास, 3/2 इंटू 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो मेरे पास ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस माइनस r/√2, ये आ गया सोल्यूशन। ठीक है, ये प्लस माइनस के बारे में बताता हूँ। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जितना r है, ये जो r है इसका, ये वाला r, ये r है, और r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये सर्कल कितना बड़ा है, उसके मुताबिक ये आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और ये कितनी हो जाएगी, r/√2। ये प्लस माइनस का क्या फंडा है वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिंग है, तो ये सेंटर रिंग का यहाँ से किसी पॉइंट P पे, ये P है और ये x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है r/√2, ये चीज़ यहाँ पे आपको E मैक्स मिलेगा, ई मैक्स मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरी तरफ भी तो मिल सकता है आपको, तो इस तरफ भी मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिलेगी, ये है जो x इज इक्वल टू, इसको मैंने नेगेटिव लिख लिया क्योंकि दूसरी तरफ चल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव x एक्सिस पे ये आ गई, तो यहाँ पे भी आपको ई मैक्स मिलेगा, मैक्सिमम ई। अब आपको कई बार बोला जाता है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए, तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा ना ऐसे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऐसे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह पे आपको मैक्सिमम मिलेगी, फिर कम होते होते इन्फिनिटी पे जाके आपको 0। ऐसे ही दूसरी तरफ भी इस पॉइंट पे हमने मैक्सिमम लिया था, तो ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत बन गया, ये पॉइंट मान लीजिए आप मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये ई मैक्स, और ये भी क्या है, ये पॉइंट ई मैक्स। ये मैंने नीचे क्यों बनाया है ग्राफ, क्योंकि अगर मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया है कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए कहा गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूँ तो दूसरी डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, ये ग्राफ इसका बनता है। और ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप जानते हो, ये वैल्यू r/√2 है, और ये वैल्यू कितनी है, -r/√2। ये जो पॉइंट है ना, अगर मैं इस ग्राफ इसके साथ शो करूँगा तो मेरा वो ये नहीं, ये पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, बस इतना है ये। होप आपको समझ आया होगा। आप इसको एक बार ज़रूर खुद ट्राई करने की कोशिश करना। वैसे डेरिवेशन, ये डेरिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है,
ये तो मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि कहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम और कहाँ पे आपको मिनिमम मिलेगी, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जो वो है मेरे पास, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है ऐसे रखा हुआ, क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे हमने एक रिंग रख दिया ऐसे, ठीक है, और ये इसका एक्सिस है रिंग का, और रेडियस इसका आर है जो भी। तो इस पे हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट P1 जिसका डिस्टेंस है x1 और एक पॉइंट P2 जिसका डिस्टेंस है x2, ठीक है। और ये जो चार्ज है, चार्ज Q है और उसका मास है m, ठीक है। और आपको बोला गया कि बताइए इनमें से कौन से पॉइंट पे अगर मैं चार्ज रख के उसको ऊपर मूव करता हूँ, दोनों में, यहाँ पे ऊपर रख के चार्ज और यहाँ पे ऊपर रख के चार्ज मूव करता हूँ, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कौन सा है जो अनस्टेबल होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर मैं चार्ज को ऊपर मूव करता हूँ यहाँ से या यहाँ से, P1 से या P2 से, तो चार्ज वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और कौन सा इनमें से वो पॉइंट है कि अगर मैं चार्ज को हिला दूं तो चार्ज अपनी जगह से भाग जाएगा, अगर वापस आ जाएगा चार्ज तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अगर वापस नहीं आएगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आपको ये बताना है, ठीक है। आप सोचिए, स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। और गिवन है आपको कि QE मैक्स, ये QE क्या चीज़ है, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स जो चार्ज पे लग सकती है, दैट इज़ ग्रेटर देन mg, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि P1 और P2 में से कौन सा पॉइंट है जो वो स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है। देखिए अब ये क्वेश्चन अगर आप इसको ऐसे करने की कोशिश करोगे तो टफ है, बट अगर आप इसको ग्राफ से सोचोगे तो ये आसान है क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए जैसे ये पॉइंट हमने ले लिया और ये ग्राफ है, ये सेंटर से चलता है और ग्राफ मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब है ये इधर तो x की वैल्यू आती है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ग्राफ पे, ठीक है। तो फॉर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दो जगह पे मिल सकती है। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड E0 की बात करता हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 आपको 2x की वैल्यूज़ पे मिलेंगी, ये और ये, ठीक है। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्विलिब्रियम है, बट इनमें से एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। ये आपको गिवन है कि ये दोनों पॉइंट इक्विलिब्रियम है, बट एक स्टेबल है एक अनस्टेबल है। आपको ये बताना है कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है। तो ये चीज़ मैंने आपको ग्राफ से प्रूव करके दिखाई कि हाँ हो सकते हैं दो पॉइंट्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। चार्ज है, जो चार्ज का कुछ मास होगा mg, जैसे ये चार्ज है, इसका चार्ज का मास होगा mg, और ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगी QE, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए ये चार्ज रिंग है और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ऐसे, बट इसका mg इसको लेके आएगा नीचे ऐसे। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि अगर इस पे QE फोर्स ऊपर की तरफ लगी और नीचे की फोर्स भी mg है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकता है, और मतलब इक्विलिब्रियम हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी इसके ऊपर ये वाला चार्ज, ये वाला रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा QE और नीचे की तरफ फोर्स लगेगी इस पे mg। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये और ये, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ QE और नीचे mg, तो ये दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं ना, क्योंकि हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पे सेम हो सकती है, दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो सकती है, तो वो इक्विलिब्रियम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाली फोर्स जो है QE वो mg को बैलेंस कर लेगी। अब मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है P1 और ये वाला पॉइंट है P2, ये वाला,
एक्स की दो वैल्यूज़ जो हमें गिवन है P1 और P2। अगर मैं P1 से इसको ज़रा सा इधर मूव करता हूँ, P1 से ऊपर की तरफ x की वैल्यू बढ़ाता हूँ, मतलब इससे मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ थोड़ा सा भी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बट mg की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से इसको शिफ्ट करके इस पॉइंट पे ले जाऊँ, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको मूव किया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो बढ़ रही है। देखो यहाँ से ऊपर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और जो mg है, mg तो चेंज नहीं हो रहा, तो ये इस पॉइंट पे वो कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, अनस्टेबल हो गया ये नीचे वाला पॉइंट। ऊपर वाले की बात करते हैं। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, इसको ग्राफ पे समझें, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसका मतलब mg फोर्स बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ गई, और mg तो सेम ही रहा, तो mg इसको खींच के नीचे ले आएगा, तो ये मेरे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। समझ आया? दोबारा फिर देखिए, अगर मैं P1 पॉइंट की बात करता हूँ तो P1 पॉइंट पे अगर मैं पॉइंट चार्ज को रख के ज़रा सा मैं इसको ऊपर मूव करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो बढ़ रही है, और बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खींच के दूर ले जाएगी अपने जगह से, क्योंकि mg तो सेम है, mg ने तो चेंज नहीं होना। इसका मतलब ये जो पॉइंट चार्ज था इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही थी, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रही थी, ऊपर वाली फोर्स बढ़ गई, नीचे वाली कांस्टेंट है, तो ये ऊपर भाग जाएगा। ऐसे ही इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पे अगर ये मेरे पास चार्ज है तो इस पे एक ऊपर की तरफ फोर्स है QE, नीचे की तरफ है mg, तो ये फोर्स कम होगी तो नीचे वाली फोर्स तो सेम है, ठीक है, तो ये नीचे भाग के आ जाएगा वापस, तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा P2, इसीलिए ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल पॉइंट हो गया। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो इसको आप खुद अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिख लीजिए, ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें बताऊंगा। आप ज़रूर बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर में, तो ताकि मेरे को पता चले और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, थैंक यू।